Hello friends, welcome to our YouTube channel Simple Concepts. I am your educator Zakwan Sheikh. So today we are starting again with a next topic that is a very interesting, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है पॉलिटी सब्जेक्ट का फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स को शुरू करने से पहले ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, आपको सब कंसेप्ट को क्लियर करना है और हम करेंगे, आप फिक्र ना करें। तो शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने जो बॉन्ड किया है द हिंदू ग्रुप के साथ, समिट टू ट्रांसफ़र यूपीएससी प्रिपरेशन, ये समिट है 2020। तो ये समिट में आपको 50+ स्पीकर्स जो कि बहुत ही लेजेंडरी स्पीकर्स है लाइक डॉक्टर शशि थरूर सर, डॉक्टर किरण बेदी, कपिल देव, श्री प्रणब मुखर्जी, जयराम रमेश, राजकुमार राव, ऐसे लेजेंडरी कि आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है। आप कैसे एग्ज़ाम्स, आपकी स्ट्रैटेजी उनकी स्ट्रैटेजी आपको समझ में आ सकती है। तो आप रजिस्टर करिए समिट के लिए। ये समिट फिर 3 दिन का ये समिट है और 50+ स्पीकर्स जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है ये रजिस्ट्रेशन। तो आप रजिस्टर कर लीजिए। ये जो लेजेंडरी है, जो IAS ऑफिसर्स है, इनकी स्ट्रैटेजी, इनके कैसे एनालिसिस, और आपको सब मोटिवेशन मिल सकता है यूपीएससी प्रिपरेशन में। आपका प्रिपरेशन अच्छा हो सकता है इनको सुनकर। तो जल्दी से रजिस्टर कीजिए अनअकैडमी समिट को 2020। तो चलिए शुरू करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो कि अगला टॉपिक है। तो फंडामेंटल राइट्स डिस्कस करने से पहले दोस्तों, हम प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या लिया, प्रीवियस वीडियो में हमने किस टॉपिक को डिस्कस किया, किस टॉपिक का हमने डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने सिटीजनशिप लिया था, है ना दोस्तों। तो प्रीवियस वीडियो में सिटीजनशिप लेने के बाद हमने उसमें क्या क्या देखा था। सिटीजनशिप में हमने एडवांटेजेस ऑफ बीइंग सिटीजनशिप देखे थे, क्या सिटीजनशिप के एडवांटेजेस है। फिर उसके बाद में हमने आर्टिकल 5 देखा था, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये आर्टिकल्स देखे थे सिटीजनशिप के। और उसके बाद में हमने लॉसेस ऑफ सिटीजनशिप देखे थे। कौन से लॉसेस ऑफ सिटीजनशिप से, कौन से लॉसेस है दोस्तों सिटीजनशिप के, रिनाउंसिएशन है, टर्मिनेशन है, डिप्रिवेशन है। तो हम ईच एंड एवरी वर्ड के मीनिंग देखे थे विद द एग्जाम्पल। अगर आपको कोई भी कंसेप्ट आपके क्लियर ना हुए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम सब कंसेप्ट को सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे। हम आपका स्कोर कैसे बड़ा हो सकता है उस पर ध्यान देंगे। और आपका स्कोर जब कैसे बड़ा होगा, आपका स्कोर, आपको सब कंसेप्ट थ्रू जाना है। जब आपका स्कोर बड़ा होगा, हर वर्ड थ्रू जाना है आपको, हर स्ट्रैटेजी को अपनाना है। और मैं वो सब स्ट्रैटेजी आपको बोलूँगा जिससे आपका स्कोर बड़ा हो सकता है प्रीलिम्स में एज वेल एज मेंस एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। आर्टिकल 23 जो कि फंडामेंटल राइट्स का पहला आर्टिकल है 23, प्रोहिबिशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। तो प्रोहिबिशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग मतलब क्या है, इसका मीनिंग क्या है ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। तो ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग का मतलब है बुलिंग एंड सेलिंग ऑफ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि जो सेलिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसे बोलते हैं हम, तो उसे आर्टिकल 23 के तहत बैन किया गया है इंडिया में। तो प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर, ये फोर्स लेबर प्रोहिबिशन जो कि फोर्स लेबर है, जो कि अंडर द एज, कम एज के फोर्स लेबर, जो लेबरिंग करते हैं कम एज के, उसको भी बैन किया है इंडिया में। द राइट अवेलेबल टू बोथ द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज प्राइवेट पर्सन। ये जो राइट अवेलेबल है इंडिया में, तो वो बोथ द सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है। कौन से सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है दोस्तों, तो ये सिटीजन्स के लिए भी और नॉन सिटीजन्स के लिए भी अवेलेबल है। एज वेल एज प्राइवेट पर्सन को भी ये अधिकार है ये बैन करने का, ये रोक लगाने का, इन सब चीज़ों पे। किस पर रोक लगाने का दोस्तों, ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग पर, फोर्स लेबर पर। ये दोनों का अधिकार दिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। दैट इज़ सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स को भी और प्राइवेट पर्सन को भी ये अधिकार दिया गया है कि आप कहीं भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग चल रही होंगी, कहीं भी फोर्स लेबर या चल रहा होगा, आपको वहाँ पर बैन करना है, आपका अधिकार है। आपको अधिकार दिया जाता है कि आप ये चीज़ें ना करें। तो आर्टिकल 23 एग्जाम्स स्टेट टू इम्पोज कंपलसरी सर्विस फॉर पब्लिक सर्विसेज। तो आर्टिकल 23 इसलिए है टू इम्पोज कंपलसरी सर्विसेज फॉर पब्लिक सर्विस। जो पब्लिक सर्विस है, इट इज़ अ कंपलसरी सर्विस है पब्लिक सर्विसेज के लिए आर्टिकल 23। इसमें जो प्रोविजंस आपको दिए हैं, जो राइट्स आपको दिए हैं, वो आपका खुद का अधिकार है। इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल फॉर द बोथ द सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स ऑल्सो। तो दैट्स कॉल्ड आर्टिकल 23, जो ये कहता है कि प्रोहिबिशन ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग शुड बी बैन एंड प्रोहिबिशन ऑफ फोर्स लेबर शुड बी बैन इन इंडिया। तो आगे आर्टिकल में क्या दिया गया है, आर्टिकल 24। तो आर्टिकल 24 डिस्कस करने से पहले 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं आर्टिकल 23 पर, जो कि पिछले हुआ हमारा अभी आर्टिकल 23। तो क्या आर्टिकल 23 कहता है? आर्टिकल 23 इन शॉर्ट कहता है स्लेवरी, बैन है स्लेवरी इंडिया में, हमको तो मालूम है। तो आपके दिमाग में सवाल आएगा
समझो मैंने सवाल पूछा आपको कि स्लेवरी बैन है, हाँ आप तो बोलेंगे स्लेवरी बैन है, बट यहाँ तो कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं कि स्लेवरी आर बैन इन इंडिया, ऐसा कुछ लिखा है क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो ऐसा कुछ तो लिखा नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप क्या बोलेंगे? तो 23 इज इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ स्लेवरी, रिमूविंग द स्लेवरी। जो 23 जो आर्टिकल है इट इज़ इनडायरेक्ट मीनिंग ऑफ रिमूविंग स्लेवरी, जो स्लेवरी जो रिमूव हो गई है इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, बट आर्टिकल 23 इटसेल्फ कहता है इनडायरेक्टली कि स्लेवरी शुड बी बैन इन इंडिया, द रिमूविंग ऑफ स्लेवरी, दैट इज आर्टिकल 23। समझ गया आपको? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो चलिए आर्टिकल 24। अब ये आर्टिकल क्या कहता है? आर्टिकल 24 ये जो आर्टिकल है वो नेक्स्ट लेवल है आर्टिकल 23 के बाद, ये तो मालूम है 23 के बाद ये नेक्स्ट लेवल। अब इसमें क्या क्या प्रोविजंस दिए गए हैं, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, चलिए देखते हैं। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, तो पहला ही ये जो प्रोविजंस है, प्रोहिबिशन है, दैट इज प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज। तो चिल्ड्रन शुड बी बैन इन फैक्ट्रीज। तो कौन से चिल्ड्रन, कौन से चिल्ड्रन, उनकी एज क्या है, तो हम आगे देखेंगे। इट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ इन 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइंस एज अदर हजार्डस एक्टिविटीज़। अब ये 24 आर्टिकल है, ये आर्टिकल 2 भागों में डिस्कस होता है, 2 भागों में डिफर होता है ये, हजार्डस एक्टिविटीज़ एंड नॉन हजार्डस एक्टिविटीज़ ऑल्सो, है ना। जो नॉन हजार्डस एक्टिविटीज़ है और हजार्डस एक्टिविटीज़ दोनों में ये आर्टिकल डिफर होता है। तो हम जो भी सीखेंगे फंडामेंटल राइट्स वो 2 पार्ट्स में सीखेंगे दोस्तों। पहला पार्ट से राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, है ना, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एंड सेकेंड वन इज राइट्स ऑफ रिलीजियस फ्रीडम। तो 2 पार्ट्स में हम सीखेंगे, कि 2 पार्ट्स में हम सीखेंगे जब आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे और आपको समझने में भी आसानी होगी, आपको समझ आएगा वो क्या कंसेप्ट हैं। तो चलिए आर्टिकल 24 कहता है कि 14 ईयर्स के बच्चों को हजार्डस एज वेल एज नॉन हजार्डस, इसमें सेक्शन में नॉन हजार्डस रीजन में, हजार्डस रीजन में तो काम करना बैन है। तो क्यों बैन है? अब ये 14 ईयर्स के बच्चों, तो वह ब्रिटिश जब राज करते थे, ब्रिटिशों ने भी CLPR एक्ट जो निकाला था चिल्ड्रंस के वास्ते, तो उन्होंने 15 ईयर्स, तो क्या 15 ईयर्स उन्होंने बैन किया था बच्चों को, कि 15 ईयर्स तक के बच्चे अब हजार्डस एज वेल एज नॉन हजार्डस रीजन में काम नहीं करेंगे। तो हमने उसको अमेंड कर दिया, तो हमने उसको 24 आर्टिकल में 14 ईयर्स कर दिया, तो उसको 1 साल पीछे ले लिया हमने, 14 ईयर्स कर दिया। अब हम नॉन हजार्डस में, नॉन हजार्डस जो रीजन है उसमें क्यों अप्लाई कर सकते हैं, क्यों अप्लाई किया है हमने ये आर्टिकल? तो आपके दिमाग में सवाल आएगा, तो हजार्डस तो ठीक है ना, केमिकल कंपनीज रहते हैं, कोई माइंस रहते हैं, कोई फायरवर्क्स कंपनीज रहते हैं, तो उसमें तो चिल्ड्रंस के लिए बैन होना ही है ना, 14 ईयर्स के चिल्ड्रंस का। पर नॉन हजार्डस क्यों, नॉन हजार्डस सेक्शन में ही क्यों किया? तो नॉन हजार्डस सेक्शन में हमने इसलिए किया कि इंडिया इज़ अ कंट्री विच इज़, जो इंडिया जो कंट्री में बहुत से फैमिली ओन बिजनेस है ना दोस्तों, बहुत से फैमिली ओन बिजनेस है, और फैमिली ओन बिजनेस में भी चिल्ड्रंस करते हैं काम, फैमिली ओन बिजनेस में बहुत से कम उम्र के चिल्ड्रन काम करते हैं, हाथ बटाते हैं। तो हमने इसलिए उसको नॉन हजार्डस सेक्शन में भी अप्लाई कर दिया आर्टिकल 24 के 14 ईयर्स के बच्चों को ना ही हजार्डस रीजन में काम करना है, ना हजार्डस फैक्ट्रीज में काम करना है, और ना ही नॉन हजार्डस लाइक अपने फैमिली ओन बिजनेस में भी आपको काम नहीं करना है ना। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा, अब यहाँ से तो आपके दिमाग में सवाल आएगा कि अब एक राइट टू एजुकेशन इंडिया में है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया राइट टू एजुकेशन के 14 ईयर्स तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है इंडिया में। तो आप तो बोलेंगे इनको फ्री एजुकेशन भी दिया जाता है, और फैमिली ओन बिजनेस भी आपको ख्याल रखना है, और आपको ख्याल रखना है कि नॉन हजार्डस में भी आपको प्रोटेक्ट करना है, वहाँ पर बच्चे बैन होने चाहिए, और हजार्डस फैक्ट्रीज़ में भी बैन होने चाहिए। तो फैमिली ओन बिजनेस में ये सब को मिलाकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत कम्बिनेशन यहाँ दिया गया है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, कि उन्होंने क्या डिसीजन लिया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने कैसा अमेंड किया है आर्टिकल 24 को। ये लास्ट अमेंडमेंट था आर्टिकल 24 का, कि हमने कैसे अमेंड किया है आर्टिकल 24 को। ये तीनों बातें ध्यान में रखकर, कौन से तीनों बातें दोस्तों, कि हमें फैमिली ओन बिजनेस में भी बच्चों को काम नहीं कराना है, और बच्चों को सिखाना भी है राइट टू एजुकेशन, दैट इज़ फ्री एजुकेशन टू 14 ईयर्स चिल्ड्रन इन इंडिया नाउ। और फिर हमने हजार्डस नॉन हजार्डस सेक्शन में भी बच्चों को प्रोटेक्ट करना है, उस सेक्शन में बच्चों को जाने नहीं देना है, काम नहीं करने देना है ज़्यादा उम्र के 14 ईयर्स के बच्चों को। तो हमने एक बड़ा ही अमेंडमेंट, बहुत ही सुंदर अमेंडमेंट, बहुत ही खूबसूरत अमेंडमेंट मैं कहूँगा, बहुत ही खूबसूरत अमेंडमेंट किया है। तो हमने क्या अमेंडमेंट किया दोस्तों, कि हमने राइट टू एजुकेशन को भी ध्यान में रख कर लिया, हमें फैमिली ओन बिजनेस में भी हमने ये तीनों चीज़ों को हमने ध्यान में रखकर एक अमेंडमेंट बहुत ही खूबसूरत किया है। वो अमेंडमेंट ये है कि अब इस फैमिली ओन बिजनेस में चिल्ड्रंस काम कर सकते हैं, 14 ईयर्स के बच्चे काम कर सकते हैं, बट
आफ्टर द स्कूल आवर्स के बाद फैमिली ओन बिजनेस में बच्चे हाथ बटा सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, काम कर सकते हैं और इन वैकेशन में काम कर सकते हैं। बाकी आप एजुकेशन के वक्त, आप स्कूल चालू होते वक्त आप नहीं काम कर सकते नॉन हज़ार्ड सेक्शन में, फैमिली ओन बिजनेस में, है ना दोस्तों। तो ये आर्टिकल 24 कहता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिकल 23 मैं जितने भी आर्टिकल आपको सिखाऊंगा फंडामेंटल राइट्स, दैट इज़ आर्टिकल 23, 24, 26, 27, 28, हम इतने आर्टिकल्स सीखेंगे आज। तो ये आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इन पर क्वेश्चन आ सकता है प्रीलिम्स में एज वेल एज ए मेंस। तो आपको सब कंसेप्ट थ्रू जाना है, हम आपको कंसेप्ट क्लियर करेंगे। वैसे आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दी गई है, और आप रजिस्टर भी करिए अनअकैडमी समिट को जल्द से जल्द। बहुत ही फ़ायदे का है आपको, बहुत ही प्रॉफिट है आपको उसमें अनअकैडमी समिट में। यहाँ आपको 50+ स्पीकर्स देखने को सुनने को मिल सकते हैं, आपको एक मोटिवेशन मिल सकता है उनसे, तो यू कैन ज्वाइन। तो इट डज नॉट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट इन एनी हार्मलेस वर्क, गवर्नमेंट पुट बैन एंड चाइल्ड लेबर। अब जो इट डज नॉट प्रोहिबिट देयर एम्प्लॉयमेंट, द प्रोहिबिट एम्प्लॉयमेंट्स को करना है, प्रोटेक्ट करना है एम्प्लॉयमेंट को, 14 ईयर्स के बच्चों को इन सेक्शन में काम करने नहीं देना, इन एनी हार्मलेस वर्क, इन एनी हार्मलेस फैक्ट्रीज, इन एनी हार्मलेस रीजन। तो हार्मलेस वर्क गवर्नमेंट पुट बैन ऑन चाइल्ड लेबर, गवर्नमेंट बैन किया है, स्टेट गवर्नमेंट में एक चाइल्ड लेबर पर बैन किया है कि आप कर सकते हो, बट अमेंडमेंट किया था आप कर सकते हो, बट आफ्टर द स्कूल आवर्स और आफ्टर द वैकेशन, आफ्टर द स्कूल आवर्स एंड इन वैकेशन में आप काम कर सकते हो फैमिली ओन बिजनेस में। तो चलिए आगे आर्टिकल क्या कहता है। आर्टिकल नाउ, ये आर्टिकल हमने देखा 2 सेक्शन में, मैंने बोला था आपको 2 सेक्शन में हम देखेंगे इस लेक्चर को, दैट इज एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिलीजन, एक्सप्लोइटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। हमने 2 पार्ट्स में इन्हें देखा है, 2 पार्ट्स में हमने सीखना है, क्योंकि आप जब 2 पार्ट्स में इन्हें सीखेंगे तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो एकदम आसान हो जाएगा। मैं एकदम आसान इलाबरेट करके दिखा रहा हूँ, ये कहीं भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, सीखने को नहीं मिलेगा ऐसा कि हमने 2 पार्ट्स में हमें इसे करना है। राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, है ना, राइट्स अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन एंड सेकेंड वन इज फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फ्रीडम ऑफ रिलीजन अभी सेकेंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट तो हुआ हमारा आर्टिकल 23 एंड 24, है ना दोस्तों। तो हमने फर्स्ट पार्ट में 23 में क्या देखा और 24 में क्या देखा, दैट इज़ बैन ऑन चाइल्ड लेबर। जो चाइल्ड लेबर है 14 ईयर्स के बच्चों को बैन है हार्मलेस एज वेल एज नॉन हज़ार्डस सेक्शन में, और फैमिली ओन बिजनेस में वो काम कर सकते हैं, बट आफ्टर द स्कूल आवर्स एंड इन वैकेशन। नाउ फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सेकेंड पार्ट है हमारे लेक्चर का। तो इस पार्ट से आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ जाएगा, अंडरस्टैंड आपको आसान हो जाएगा ये अंडरस्टैंड करना। तो चलिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन क्या कहते हैं। आर्टिकल्स 25 to 28 जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर है ना दोस्तों, फ्रीडम ऑफ रिलीजन पर है। नाउ अभी सेक्युलर, अभी सेक्युलर आपके दिमाग में एक सवाल आएगा अभी सेक्युलर ये वर्ड सुनने के बाद। सेक्युलर, तो हमने फ्रीडम ऑफ रिलीजन के वजह सेक्युलर क्यों नहीं यूज़ किया, ये आपके दिमाग में सवाल आएगा। बहुत से एस्पिरेंट्स से आपके उनके दिमाग में सवाल आएगा कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जगह हमने सेक्युलर क्यों नहीं यूज़ किया। तो हमने सेक्युलर इसलिए नहीं यूज़ किया कि वेस्टर्न डिफिनेशन जो है सेक्युलर की, तो वेस्टर्न डिफिनेशन इट्स नॉट ए इंडियन डिफिनेशन, है ना, जो हमें पसंद नहीं आई वो वेस्टर्न डिफिनेशन। तो वेस्टर्न डिफिनेशन क्या थी, तो पहले हम देखते हैं वेस्टर्न डिफिनेशन क्या थी। वेस्टर्न डिफिनेशन थी दोस्तों, देखिए देयर इज़ नो डाइवर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। देयर इज़ नो डाइवर्स बिटवीन स्टेट एंड रिलीजन। स्टेट एंड रिलीजन के बीच में कोई डाइवर्स नहीं, मीन्स स्टेट और रिलीजन दोनों सेम है, और एक स्टेट में हर एक वही रिलीजन का आदमी रह सकता है। ये वेस्टर्न डिफिनेशन थी, वो वेस्टर्न डिफिनेशन हमको सूट नहीं हुई, हमने सेक्युलर का मीनिंग बदल दिया। पर हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो सेक्युलर का ही वर्ड नहीं, पर हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इंडिया इज ए सेक्युलर, है ना दोस्तों, इंडिया इज ए सेक्युलर। फ्रीडम ऑफ रिलीजन के यही रीज़न है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के जगह हमने सेक्युलर यूज़ नहीं किया, क्योंकि वेस्टर्न जो डिफिनेशन थी सेक्युलर की, इट इज़ नॉट इन इंडियन डिफिनेशन, वो इंडियन डिफिनेशन के लिए सूट नहीं हुई इंडिया के लिए। तो हमने अलग कर दिया, हमने अलग ओन डिफिनेशन बनाई सेक्युलर की। तो हमने कौन सी डिफिनेशन बनाई सेक्युलर की, नो स्टेट रिलीजन, कि स्टेट में ना कोई रिलीजन है। इंडिया इज़ ए पॉलीग्लॉट स्ट्रक्चर, इंडिया में सब रिलीजन के लोग रहते हैं, और किसी को भी, और सबको एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी इंडिया में, और सबको एक आधार है, अधिकार है, सबको एक सेम राइट्स है, सबको एक सेम अपॉर्चुनिटीज़ हैं सब करने की। वी आर नॉट ए इस्लामिक रिपब्लिक, वी आर नॉट ए हिंदू रिपब्लिक, वी आर नॉट ए सिख रिपब्लिक, एंड सबसे पहले सबको इन सबको मिला के क्या बोलते हैं, वी आर नॉट ए थियोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे थियोक्रेटिक रिपब्लिक कहते हैं, जो कि इस्लामिक, हम भी इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, हम हिंदू रिपब्लिक नहीं है, हम सिख रिपब्लिक नहीं है। वी आर नॉट ए, इंडिया इज़ नॉट ए थियोक्रेटिक रिपब्लिक,
एक विशिष्ट रिलीजन के लोग नहीं रहते यहाँ पर सब लोग रहते हैं, सबको एक अधिकार है, समान अधिकार है, सबको एक सेम अपॉर्चुनिटीज़ है। तो हमारा सेकुलर की डिफिनेशन क्या है? देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन। स्टेट एंड रिलीजन, देयर इज़ नो स्टेट एंड रिलीजन, देयर इज़ नो स्टेट रिलीजन के स्टेट एंड रिलीजन में कोई डिफरेंस नहीं है। स्टेट एंड रिलीजन आर ऑलवेज सेम, ऑलवेज सेम अपॉर्चुनिटीज़ गिवन इन एवरी रिलीजन, एवरी पर्सन को सेम अपॉर्चुनिटीज़ है। दैट्स कॉल्ड आर्टिकल 25 to 28 जो कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन कहता है। तो इसलिए हमने सेकुलर वर्ड फ्रीडम ऑफ रिलीजन की जगह यूज़ नहीं किया। समझ गया आपको? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये, और आपके सब कंसेप्ट को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको स्कोर करना है तो आपके सब कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर होने चाहिए दोस्तों। आपको हर एक कंसेप्ट को क्लियर करना है, आपको हर एक कंसेप्ट थ्रू जाना है, हर एक वर्ड का मीनिंग जान कर लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप जब पढ़ते हो पॉलिटी तो ऐसे अटैचमेंट करके पढ़िए, कनेक्टिविटी कर कर पढ़िए। ये जो कनेक्टिविटी है, अब ये आर्टिकल किसको कनेक्ट करता है? जो आर्टिकल 23 है, जो आर्टिकल 17 को कनेक्ट करता है, दैट इज अनटचेबिलिटी। जो आर्टिकल 23 है, जो आर्टिकल 17 को रिलेट करता है। ऐसे कनेक्टिविटी कर कर पढ़िए आप। अगर जब आप कनेक्टिविटी कर कर पढ़ेंगे, है ना, जो आप कनेक्टिविटी कर कर पढ़ेंगे तो आपका जल्दी अंडरस्टैंड हो जाएगा, आप इजी टू अंडरस्टैंड हो जाएंगे, और आपके रिवीजन करने में भी आपका टाइम नहीं जाएगा। और आर्टिकल 23 मैंने क्या बोला आपको? आर्टिकल 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ लेबर, फोर्स लेबर और प्रोहिबिशन ऑफ चिल्ड्रंस, जो कि वो आर्टिकल 23 17 को ये करता है, रिलेट करता है, कनेक्ट करता है। और आर्टिकल 24 जो है, आर्टिकल 24 वो कनेक्ट करता है आर्टिकल 39F जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। जो कि आर्टिकल 39F ये कहता है कि डायरेक्शन टू स्टेट, जो आर्टिकल 39 है DPSP का जो आर्टिकल है, इज डायरेक्शन टू स्टेट एंड चाइल्डहुड इज नॉट स्पॉइल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिकल रीजन। ये आर्टिकल 23 24 39F को कनेक्ट करता है। ऐसे कनेक्टिविटी से जब आप पढ़ेंगे तो आपके सब आर्टिकल्स ध्यान में रहेंगे, आपके सब ईयर्स ध्यान में रहेंगे, आपके सब राइट्स ध्यान में रहेंगे, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं अगले टॉपिक से। आर्टिकल 25। तो आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 देखिए क्या कहता है, दैट इज फ्रीडम ऑफ कोसाइंस। फ्रीडम कोसाइंस, अभी कोसाइंस का मतलब क्या होता है? तो ग्रेट लीडर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने तो बहुत ही सिंपल तरीके से और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस कोसाइंस के वर्ड की बहुत ही अच्छा मीनिंग बताया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। द ग्रेट लीडर, द ग्रेट रीजेंट डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने। तो फ्रीडम कोसाइंस का मतलब आप प्रियम्बल ही देख लो ना। तो प्रियम्बल आप पिछला वीडियो देख सकते हैं मेरा प्रियम्बल का, तो प्रियम्बल ही देख लो ना आप। यू कैन फेथ, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये आप जैसे चाहो वैसे आपकी मर्जी से कर सकते हो, है ना। ये फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो हमारा टॉपिक का नाम ही क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो फ्रीडम ऑफ साइंस का मतलब है बिलीफ्स, फेथ, वर्शिप। ये प्रियम्बल में तो 3 वर्ड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही समरी में। प्रियम्बल में समरी हम देखते हैं, इसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसेंस एंड समरी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में तो दिया गया है। को साइंस का मतलब है बिलीफ्स, फेथ एंड वर्शिप। आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, आप जैसे चाहे वैसे मर्जी आप रिलीजियस अपना सकते हैं, रिलीजन कर सकते हैं, रिलीजन को अपने तरीके से अपना सकते हैं। दैट इज कॉल्ड फ्रीडम कोसाइंस। कोसाइंस का मतलब ये होता है तो इंडिविजुअल राइट। तो कैसे कर सकते हैं आप इंडिविजुअल राइट्स? बट इट इज़ इंडिविजुअल राइट्स है ना। इंडिविजुअल राइट्स में आपको 4 पॉइंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा आर्टिकल 25 में। तो इंडिविजुअल राइट्स में आपको पब्लिक ऑर्डर भी ध्यान रखना पड़ेगा, मोरालिटी ध्यान रखना पड़ेगा, हेल्थ ध्यान रखना पड़ेगी। इन अदर पार्टिकल्स इन पार्ट 3, इन अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3, ये जो 4 जो मेन सबसे इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है, जो टॉपिक है, वो आपको इंडिविजुअल राइट में ध्यान रखना पड़ेंगे। You should be concentrate on such a points, that is public order, morality, health, any other articles in part 3, है ना। तो इन शॉर्ट आर्टिकल 25 क्या कहता है? यू कैन प्रोफेस योर रिलीजन, यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन, यू कैन प्रोपेगेट योर रिलीजन। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आप समझ रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि आप समझ रहे हो। अगर आपको कौन सी भी कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं होती हो तो आप में कमेंट कर सकते हैं। कमेंट में आप बोल सकते हैं आपको क्या प्रॉब्लम्स हैं, तो मैं आपके अगले वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूँगा। आपका स्कोर यहाँ पर कैसे बढ़ना है, कैसे बढ़ाना है, वहाँ पर उस पर ध्यान देना है। तो आप हम हर कंसेप्ट को क्लियर करना। तो कोसाइंस का मतलब तो यू कैन बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हो। नहीं इंडिविजुअल राइट्स, अभी इट इज़ इंडिविजुअल राइट, तो इंडिविजुअल राइट की मदद से करना है। तो इंडिविजुअल राइट्स में आपको किस किस पॉइंट्स को ध्यान रखना है? इंडिविजुअल राइट में आपको पब्लिक ऑर्डर ध्यान रखना है, मोरालिटी है, हेल्थ है, इन अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3 है। तो ये क्या है? ये 4 पार्टिकल्स क्या है?
ये चार जो पॉइंट्स है वो क्या है, इट इज़ ए रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इसे रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऐसा याद रखिए, क्योंकि ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 25 में। तो आपको इन रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन को ध्यान रखना है। और नाउ प्रैक्टिस, तो इन शॉर्ट आर्टिकल 25 क्या कहता है, यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन, you can profess your religion and you can propagate your religion, none other than the meaning यही होता है आर्टिकल 25 का आर्टिकल मीनिंग यही होता है कि यू कैन प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप प्रोफेस कर सकते हो, आप प्रोपैगेट कर सकते हो, है ना। तो आर्टिकल इन शॉर्ट आर्टिकल 25 यही कहता है। तो ये रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। तो आर्टिकल 25 रिलेट टू आर्टिकल 26। अब कैसे, हम चलिए देखते हैं आर्टिकल 26 कैसे रिलेट करता है 25 से। तो क्या क्या आर्टिकल 26 में दिया गया है, तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 26 में दैट इज़ अ फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फर्स्ट, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। अब जो भी रिलीजियस के जो भी प्रॉब्लम्स होंगे आपको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, अधिकार आपको आर्टिकल 26 के द्वारा दिया जाता है इंडियन सिटीजन्स को। नाउ राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पजेस। अब राइट टू इस्टेब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन, आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं, आपको ये अधिकार दिया गया है। इस्टेब्लिश आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करने का आपको अधिकार है। और चैरिटेबल पर्पजेस, आप चैरिटेबल पर्पजेस के लिए भी इंस्टीट्यूशंस इस्टेब्लिश कर सकते हैं। आर्टिकल 26 द्वारा आपको ये राइट्स दिया गया है। पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, नो इन अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3। अब देखिए, तो 25 मैं आपको बता रहा हूँ कि 20 मैंने बोला था ना आपको 25 और 26 में तो जो डिफरेंस है, जो क्या फ़र्क है 25 और 26 में, जो कि एक दूसरे को रिलेट करता है, कि डिफरेंस क्या है आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 25 में देखिए, मैं फिर से आपको दिखाता हूँ कि आर्टिकल 25 में आपको पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, एनी अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3, ये 4 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन आपको देखने को मिलेंगे आर्टिकल 25 में। बट आर्टिकल 26 में इट इज़ डिफरेंट, इट्स ओनली 3 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 26 में। दैट इज़ पब्लिक ऑर्डर है, मोरालिटी है ना दोस्तों। ये पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ एंड नो एनी अदर। तो कौन सा एक एब्सेंट है, एनी अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3, दैट इज इन 26 आर्टिकल 26, दैट इज नो एनी अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3, जो कि एनी अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3 ए एब्सेंट है आर्टिकल 26 में। और यही डिफरेंस है आर्टिकल 25 में और आर्टिकल 26 में। आर्टिकल 25 में यू कैन प्रोफेस योर रिलीजन, यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन, यू कैन प्रोपैगेट योर रिलीजन, ये आप कर सकते हैं। आर्टिकल 26 में इंडिविजुअल राइट के द्वारा आपको 3 टॉपिक को ध्यान में रखकर लेना है कि दिस इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ, दैट इज 3 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है 26 में। और आर्टिकल 25 में 4 ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है, रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन, सॉरी 4 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 25 में। और आर्टिकल 26 में 3 ग्राउंड्स ऑफ रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है। ये आप ऐसे ध्यान रखोगे, ऐसे स्ट्रेटेजी से ध्यान रखोगे तो आपका पॉलिटी सब्जेक्ट स्कोर होना ही होना है आपका प्रीलिम्स में और मेंस में। अब ऐसे कनेक्टिविटी से पढ़ोगे, आप ऐसे स्ट्रेटेजी से पढ़ोगे तो आपका ज़रूर 100%, नो डाउट अबाउट इट, आपका आर्टिकल 25, आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी एक याद हो जाएगा सब्जेक्ट। आपको रट कर नहीं लेना है, आपको समझ कर लेना है, आप हर एक कंसेप्ट थ्रू जाना है, आपको समझ कर लेना है क्या है आर्टिकल 25 और कैसा रिलेट करता है 26 को। तो मैं जैसे बता रहा हूँ, जैसे स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, वैसे ही ध्यान में रखना है दोस्तों कि आर्टिकल 25 इज रिलेट टू आर्टिकल 26, दैट इज 4 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन है आर्टिकल 25 में। और आर्टिकल 26 में दैट इज ओनली 3 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन। ये ऐसा ध्यान रखोगे तो कौन से 4 रीजनेबल ग्राउंड्स ऑफ रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल 25, दैट इज पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, हेल्थ है एंड एनी अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3 आर्टिकल 25 में। और आर्टिकल 26 में एक एब्सेंट है जो कि नो एनी अदर आर्टिकल्स इन पार्ट 3, दैट इज नो एनी अदर इन आर्टिकल्स इन पार्ट 3, दैट इज आर्टिकल 26। ध्यान में आ गया? आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। अगर आपको समझ नहीं रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपके अगले वीडियो में सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे, है ना दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 27 क्या कहता है। आर्टिकल 27 ये कहता है नॉट टू पे एनी टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन नॉट इंक्लूसिव फीस, है ना। तो नॉट टू पे एनी टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन नॉट इंक्लूसिव फीस। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा आर्टिकल 27, तो आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि नॉट टू पे एनी टैक्सेस फॉर फेवरिंग एनी रिलीजन, तो नॉट इंक्लूसिव फीस भी। तो आप यहाँ पर आएंगे तो आपके दिमाग में सवाल आएगा तो आपको टैक्सेस तो नहीं ले रहे हो रिलीजन के वास्ते, हाँ रिलीजन्स के जो प्लेसेस है आप वहाँ पर टैक्सेस तो नहीं ले रहे हो, आपको टैक्स फ्री कर दिया है, बट आप फ्रीज ले रहे हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया है देयर इज़ बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है फीस में और टैक्सेस में, आपको समझ कर लेना है। तो आर्टिकल 27 ये कहता है
कि नॉट टू पे एनी टैक्सेस फॉर सर्विंग एनी रीजन बट नॉट टू इंक्लूसिव फीस। फ़ीस तो आपको देना पड़ेगी। तो फीस इसलिए होंगी, तो सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाई कर दिया है कि फ़ीस इसलिए होंगी कि आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होंगी वहाँ रिलीजियस प्लेस पर, आपके डेवलपमेंट होंगी वहाँ रिलीजियस प्लेस पर, आपके सब डेवलपमेंट होगा वहाँ पर, नॉट टू इंक्लूसिव फीस। तो यही आर्टिकल 27 कहता है आपको दोस्तों। आर्टिकल 27 क्या कहता है दोस्तों? तो नॉट टू इंक्लूड, आपको फ़ीस भरनी है बट टैक्सेस नहीं देने। देयर इज़ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन टैक्सेस एंड फीस, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया। आर्टिकल 27 आप पढ़ सकते हो, आपको सब ध्यान में आ जाएगा आर्टिकल 27 क्या है। नाउ आर्टिकल 28 क्या है? आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 अब हमने तो देखा आपके 27 में जो है, जो कि आप फ़ीस दे सकते हो, फ़ीस भर सकते हो पर टैक्सेस नहीं दे सकते हो। तो आपके दिमाग में ये कन्फ्यूजन निकाल दो कि फ़ीस और टैक्सेस में बहुत फ़र्क है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि फ़ीस जो है वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए होती है, आपके वहाँ पर प्लेसेस के डेवलपमेंट करने के लिए होती है, और भी कोई दूसरी चीज़ की डेवलपमेंट करने के लिए होती है। तो फीस इज़ ए फीस एंड टैक्स इज़ ए टैक्स। तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको बट फीस आर मैंडेटरी, है ना दोस्तों। नाउ आर्टिकल 28 तो क्या कहता है आर्टिकल 28? तो चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज, है ना। एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूशन है, अब आप आर्टिकल 28 के तहत 26 के तहत और 27 के तहत एजुकेशनल खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यू हैव राइट टू इस्टेब्लिश एनी रिलीजियस एजुकेशन इन ए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। नाउ अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28, अब आर्टिकल 28 में फिर किस पार्ट्स में ये डिफ़र हुआ है, किस पार्ट्स में क्लासीफाई हुआ है। तो देखिए चलिए शुरू करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 28 एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर क्लासिफाइड इन 4 कैटेगरीज। दैट इज इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट। अब जो इंस्टीट्यूशंस आप बनाते हो, फॉर एग्जांपल मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। तो समझो आर्य जो समाज होता है, आर्य समाज, तो आर्य समाज ने खुद का एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना लिया। खुद का एक एजुकेशनल राइट के तहत 26-27 आर्टिकल्स के तहत उन्होंने अपना रिलीजियस बना लिया, इंस्टीट्यूशन बना लिया। और आपको फिर क्लासीफाई करना है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को। तो स्टेट गवर्नमेंट भी आपको देखना है, रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट आल्सो, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट आल्सो एंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द स्टेट, एस्टैब्लिश अंडर एनी एनवायरनमेंट और ट्रस्ट। अब जो इंस्टीट्यूशन आपकी बनी है ना, जो स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन आपकी बनी है तो होली मेंटेन बाय द स्टेट, क्योंकि वो स्टेट से मेंटेन होनी चाहिए। उसके नज़र, उसकी देखभाल सब स्टेट से होनी चाहिए, स्टेट की गवर्नमेंट उसको करनी चाहिए। तो ये पहला है क्लासिफिकेशन और ये पहली कैटेगरी है, दैट इज इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट। एंड सेकेंड कैटेगरी इज इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, जो कि इंस्टीट्यूशन है आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, है ना। जो कि स्टेट में जो इंस्टीट्यूशन है आर वो रिकॉग्नाइज्ड बाय वो स्टेट के नाम से पहचाना जाना चाहिए। और इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम, और जो इंस्टीट्यूशन आपकी बनी है स्पेसिफिक रिलीजन की, समझो आर्य समाज की जो इंस्टीट्यूशन जो बनाया है आर्य समाज ने, तो वो इट इज़ रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। He must be receiving aid from the state, है ना दोस्तों। He must be receiving aid from the state. Now administrated by the state established under any environment or trust, और administrated by state established under any environment or trust। और आपको ट्रस्ट बनाना चाहिए, सरकार की परमिशन लेके वहाँ उस स्पेसिफिक रिलीजियस प्लेस का, और समझो वहाँ पर एक आर्य समाज का इंस्टीट्यूशन, वहाँ पर ट्रस्ट होनी चाहिए और वो ट्रस्ट मेंटेन बाय द स्टेट। ये सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको बताया आर्टिकल 28। और आपको ना फीस भी देना पड़ेगी, ना कुछ टैक्स भी देना पड़ेंगे। तो कुछ टैक्स नहीं देना पड़ेंगे और फीस आपको तो भरना पड़ेंगे, क्योंकि आप जब मुग़ल एम्पायर जब था, मुग़लों ने जब हम पर राज किया, तब जजिया नाम का एक ये था वहाँ पर टैक्स करने की। तो जो नॉन इस्लामिक जो लोग हैं तो उनसे वो पैसे लेते थे, दैट इज़ टैक्स। वो टैक्स हमने नहीं रखा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जो भी रिलीजियस प्लेस है वहाँ कोई टैक्स नहीं होगा। जो भी रिलीजन के लोग वहाँ रहते हैं, चाहे रिलीजियस प्लेस में जहाँ रहते हैं, वहाँ टैक्स नहीं होगा, सरकार वहाँ से कोई टैक्स नहीं लेगी। बट यू हैव फीस, तो आपको फ़ीस भरना पड़ेगी। तो फीस क्यों भरना पड़ेगी, क्या भरना पड़ेगी, मैंने आपको पिछले बोल दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, सब डेवलप करने के लिए आपको फीस भरना पड़ेगी। और आर्टिकल 28 में जो कहा गया है, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स,
क्योंकि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन बनाते हैं तो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन बाय द स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट, इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट should be receiving aid from the state and administrated by the state established under any environment or trust. आप ट्रस्ट बना सकते हैं, स्टेट की परमिशन ले सकते हैं, तो नाउ एडमिनिस्ट्रेटेड बाय स्टेट established अंडर एनी एनवायरमेंट और ट्रस्ट। ये ब्यूटीफुल जर्नी थी फंडामेंटल राइट्स की, जैसे आर्टिकल 23 है, आर्टिकल 24 है, आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, आर्टिकल 28 है। तो हम ये ब्यूटीफुल जर्नी देखिए। अगर आपको इसमें कंसेप्ट में कुछ आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हो तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना ना भूलें। आपको सब उसमें मिल जाएंगे, हैंड नोट्स मिल जाएंगे, PPTs मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे, आपको सब मिल जाएंगे, और एनालिसिस ऑफ पॉलिटी पेपर भी आपको मिल जाएगा। नो डाउट अबाउट इट, हम आपकी पूरी तरीके से हेल्प करेंगे। तो आप भी हमें हेल्प करिए, हमारे वीडियोस देखते रहिए। और अगर आप कोई कंसेप्ट आपकी क्लियर नहीं होती हो, डाउट्स आपका क्लियर नहीं होता हो, कोई डाउट से कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके। तो हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में, और हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, स्टे होम, स्टे सेफ, और पढ़ाई करते रहिए, और रजिस्टर करिए अनअकैडमी समिट को जल्द से जल्द। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।